ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे अपनी पत्नी और उसके लवर के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, मगर ये व्यक्ति निर्दोष होता है। उसे एक ऐसे जेल ले जाया जाता है जहां से आज तक किसी कैदी ने भागने की कोशिश तक नहीं की होती है, क्योंकि जो कैदी इस जेल से भागने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। इसी के डर से सभी कैदियों के अंदर इतना खौफ होता है कि कोई यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता तक नहीं है। तो क्या अब ये व्यक्ति इस जेल में रहकर ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगा या फिर ये इस जेल से बाहर निकलकर अपने एक नए जीवन की शुरुआत करेगा? इस कहानी की शुरुआत में हमें एक एंडी डुफ्रेन नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। पर आज डुफ्रेन को कोर्ट में ले जाया गया होता है और कोर्ट के अंदर उससे दुनिया भर के सवाल किए जा रहे होते हैं। दरअसल डुफ्रेन के ऊपर ये इल्जाम होता है कि उसने अपनी पत्नी और उसके लवर का कत्ल किया है। कोर्ट के अंदर डुफ्रेन निर्दोष साबित नहीं हो पाता और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और उसे एक शॉशैंक नाम के जेल में ले जाया जाता है, जिस जेल से आज तक कभी कोई कैदी बाहर नहीं निकल पाया। डुफ्रेन के साथ यहाँ पर कई और कैदियों को बुलाया जाता है और इन सबको वार्डन यानी कि इस जेल का इंचार्ज जेल के रूल्स के बारे में बताता है। वार्डन पहला रूल बताता है कि यहाँ पर कोई ईश्वर को नहीं कोसेगा और वो कहता है कि बाकी के रूल्स आपको यहाँ रहते हुए पता चल ही जाएंगे। जिसके बाद इन सभी कैदियों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और जैसे ही जेल के अंदर अंधेरा किया जाता है तब डुफ्रेन को ये जगह बिल्कुल नर्क जैसी लगने लगती है। अब अगले दिन यहाँ उसकी मुलाकात एक रेड नाम के व्यक्ति से होती है जो कि जेल के अंदर किसी भी सामान को मंगवा सकता है, क्योंकि ये कैदी इस जेल में पिछले 20 सालों से रह रहा होता है। इसी कारण से इस व्यक्ति की ऐसे लोगों से दोस्ती हो गई होती है जो कि इसे बाहर से कोई भी सामान लाकर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए डुफ्रेन रेड से एक 7 इंच लंबी हथौड़ी की डिमांड करता है। रेड उसे कहता है कि क्या तुम्हारा इरादा यहाँ से भागना तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। मगर डुफ्रेन उससे कहता है कि मैं पत्थर तराशता हूँ, इसीलिए मुझे हथौड़ी चाहिए। दरअसल जेल में समय बिताना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर कैदियों के मनोरंजन के लिए कोई भी साधन नहीं होते हैं। अब जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब 3 कैदी डुफ्रेन को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। दरअसल ये कैदी यहाँ दूसरे कैदियों का शारीरिक शोषण करते हैं और उनकी नज़र अब डुफ्रेन पे होती है। रेड उन तीनों कैदियों को डुफ्रेन को घूरते हुए देख लेता है, इसीलिए रेड डुफ्रेन को इन 3 कैदियों के बारे में बताता है कि इन कैदियों से तुम्हें बचकर रहना होगा। तब डुफ्रेन रेड से कहता है कि अगर मैं उनसे पहले ही कह दूं कि मैं गे नहीं हूँ, मगर रेड बताता है कि इससे उन लोगों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब रेड उस हथौड़ी को जो कि डुफ्रेन ने उससे मांगी थी उसको वो हथौड़ी लाकर दे देता है। अगले दिन डुफ्रेन और बाकी सभी कैदियों से काम कराया जाता है, पर तभी एक कैदी डुफ्रेन से किसी सामान को लाने के लिए कहता है और जैसे ही डुफ्रेन रूम के अंदर जाता है तो वहाँ उसे वही 3 कैदी दिखाई देते हैं जो कि उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तीनों कैदी डुफ्रेन को पकड़कर उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसके साथ गलत काम भी करते हैं और डुफ्रेन खुद को उन कैदियों से नहीं बचा पाता और इसी तरह ये लोग 2 साल तक डुफ्रेन का शारीरिक शोषण करते रहते हैं। वह उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। बीच बीच में रेड को डुफ्रेन के शरीर पर पड़े चोटों के निशान भी दिखाई देते हैं, मगर वो चाह कर भी डुफ्रेन की मदद नहीं कर सकता। अब एक दिन कैदियों को जेल में लगी फैक्ट्री की छत की मरम्मत का काम दिया जाता है जिसमें सिर्फ 12 लोगों की ही जरूरत होती है। तब रेड, डुफ्रेन और बाकी कुछ कैदी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब ये सभी छत पर काम कर रहे होते हैं तब डुफ्रेन यहाँ के गार्ड जिसका नाम हेडली होता है उसे बाकी गार्ड से कुछ बात करते हुए सुन लेता है, जिसमें हेडली बाकी गार्ड से बता रहा होता है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, मगर उसने मरने से पहले मेरे नाम $35,000 किए थे, पर मुझे वो पूरे $35,000 नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसमें से एक मोटी रकम सरकार को टैक्स के रूप में देनी होगी। इतना सुनकर डुफ्रेन अपना काम छोड़कर सीधा हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आपको अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा है। इतना सुनकर हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो डुफ्रेन को छत से फेंकने वाला होता है। तभी डुफ्रेन उससे कहता है कि अगर आपको अपनी वाइफ के ऊपर भरोसा है तो आप उन $35,000 को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट लाइफ में एक बार वाइफ को $60,000 तक के गिफ्ट देना अलाउ करती है। इसीलिए आप उन पैसों को अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दीजिए जिससे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और इसके लिए मैं आपका पेपर वर्क करा दूंगा जिससे आपके वकील के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बस मेरे दोस्तों को 3-3 बियर पिलाना होगा, क्योंकि खुले आसमान के नीचे बियर पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तब हेडली उसे छोड़ देता है और डुफ्रेन हेडली के सभी पेपर वर्क कंप्लीट करा देता है। इसीलिए काम खत्म होने के ठीक एक दिन पहले डुफ्रेन के दोस्तों को हेडली बियर ला कर देता है और जब डुफ्रेन अपने दोस्तों को बियर पीता देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अब एक दिन इन तीनों कैदी में से एक कैदी जिसका नाम बॉक्स होता है वो डुफ्रेन को इतना मारता है कि उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है और इसकी सजा के बदले बॉक्स को 1 हफ्ते के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाता है। पर जैसे ही सजा खत्म होने के बाद बॉक्स कालकोठरी से बाहर निकलता है तो हेडली उसे इतना मारता है कि उसके हाथ पांव तोड़ देता है। दरअसल हेडली जानता है कि बॉक्स इसी तरह काफी समय से डुफ्रेन की मजबूरी का फायदा उठा रहा था, इसीलिए वो बॉक्स को इतना मारता है कि उसको अधमरा ही कर डालता है। अब जब डुफ्रेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है तब उसे हॉस्पिटल से लाकर इसी जेल में डाल दिया जाता है। पर एक दिन इस जेल में सभी कैदियों के रूम्स की तलाशी ली जाती है और जब डुफ्रेन के रूम की तलाशी ली जाती है तो उसके रूम में इन्हें कुछ पत्थर रखे हुए मिलते हैं। तब डुफ्रेन उनसे कहता है कि ये मेरा शौक है, मुझे पत्थरों को तराशना बहुत ही अच्छा लगता है।
तभी वार्डन को उसके रूम में रीटा हैवर्थ की फोटो लगी हुई दिखाई देती, जो कि एक एक्ट्रेस होती है, मगर वो इसके लिए डुफ्रेन को कुछ भी नहीं कहता। दरअसल वार्डन यानी कि इस जेल का इंचार्ज डुफ्रेन को परखना चाहता था और वार्डन को डुफ्रेन से बात करके ये समझ आ चुका था कि डुफ्रेन काफी पढ़ा लिखा, समझदार और एक काबिल इंसान है। इसीलिए वो डुफ्रेन को इस जेल की लाइब्रेरी में काम दे देता है। लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात ब्रूक से होती है, जो कि 1912 से इसी जेल की लाइब्रेरी में काम कर रहा है। डुफ्रेन की अब धीरे धीरे बाकी लोग और सभी गार्ड्स काफी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि वो सभी गार्ड्स को फ्री में सलाह देता था और साथ ही उनका टैक्स भी फ्री में फाइल किया करता था। यहाँ तक कि अब वो वार्डन का भी टैक्स फाइल करने लगता है। थोड़े ही दिनों बाद ब्रूस को जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि वो अब काफी बूढ़ा हो चुका होता है। पर जेल से रिहा होने के बाद उसे बाहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बचपन से अब तक वो इसी जेल में रह रहा है। इसीलिए ब्रूस खुद की जान ले लेता है। अब पिछले कई सालों से डुफ्रेन नई किताबों के लिए सरकार को लेटर लिखता आ रहा था। इसीलिए सरकार इस जेल की लाइब्रेरी के लिए सालाना $500 देने को तय करती है और डुफ्रेन इस गंदी सी लाइब्रेरी को एक बहुत ही अच्छी सी लाइब्रेरी बना देता है। साथ ही डुफ्रेन वार्डन के ब्लैक मनी को वाइट किया करता है, क्योंकि वार्डन जबरदस्ती उससे ये करवाता है। और जब रेड को इस चीज के बारे में पता चलता है, तब वो डुफ्रेन से कहता है कि किसी ना किसी को तो उसके बारे में पता चल ही जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट या IT को। तब डुफ्रेन रेड को बताता है कि कभी किसी को वार्डन या मेरे बारे में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वार्डन का नकली पार्टनर, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, जिसका नाम रैंडल स्टीवन है, उसके ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया जाएगा। दरअसल डुफ्रेन पहले यही सब काम किया करता था, इसीलिए उसको सिस्टम के लूप होल्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता होता है कि सिस्टम में कमियां कहाँ पे हैं। अब यहाँ पर एक नए कैदी को लाया जाता है, जिसका नाम टॉमी होता है और ये चोरी के इल्जाम में कई बार जेल जा चुका होता है। ये बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसीलिए डुफ्रेन इसको पढ़ना लिखना सिखाता है। अब एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि डुफ्रेन को यहाँ पर क्यों लाया गया है। तब रेड उसे बताता है कि डुफ्रेन एक बैंकर था और उसे यहाँ पर उसकी पत्नी और उसके लवर के कत्ल के इल्जाम में लाया गया था। और इतना सुनकर टॉमी रेड को बताता है कि जब मैं चोरी के इल्जाम में कुछ दिनों के लिए जेल में था, तब मुझे वहाँ एक एल्मो नाम का आदमी मिला और जब मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तब उसने मुझे बताया कि जब मैं एक दिन किसी के घर में चोरी करने गया, तब मुझे उस घर के मालिक ने पकड़ लिया, मगर मेरे हाथ में एक पिस्तौल थी, जिसे मैंने उसको और उसकी वाइफ दोनों को मार दिया। और मुझे बाद में पता चला कि वो उसकी वाइफ नहीं थी, बल्कि वो किसी बैंकर की वाइफ थी। और इस चीज को जब डुफ्रेन जानता है, तो वो समझ जाता है कि उस आदमी ने ही उसकी वाइफ को मारा था। डुफ्रेन सोचता है कि अगर उस आदमी का पता चल गया तो इससे मेरा केस दोबारा खुल सकता है और मैं जेल से रिहा हो सकता हूँ। इसीलिए वार्डन के पास जाकर इस चीज के बारे में बताता है, मगर वार्डन उसकी मदद करने से मना कर देता है। दरअसल वार्डन चाहता है कि डुफ्रेन इसी जेल में रहे, ताकि वो उसे रिटायर होने तक ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमा कर देता रहे। पर डुफ्रेन वार्डन से कहता है कि सर, जब मैं जेल से रिहा हो जाऊंगा, तब मैं आपके पैसों वाली बात किसी से भी नहीं करूंगा। इस बात से वार्डन को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वार्डन डुफ्रेन को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। इसके बाद वार्डन टॉमी से पूछता है कि तुमने जो बातें डुफ्रेन को बताई हैं, क्या वो बातें तुम कोर्ट में कहोगे? तो इसके जवाब में टॉमी कहता है कि हाँ सर, आप मुझे एक मौका तो देकर देखिए। इतना सुनकर वार्डन उसे मरवा देता है और उसके ऊपर ये इल्जाम लगा देता है कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसे मजबूरी में मारना पड़ा। काल कोठरी से बाहर आने के बाद जब डुफ्रेन को पता चलता है कि टॉमी को मार दिया गया है, तो उसकी मौत से वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके इस जेल से बाहर निकलने की वो आखिरी उम्मीद थी। इसीलिए डुफ्रेन रेड से पूछता है कि क्या आप कभी इस जेल से निकल पाएंगे? तब रेड उससे कहता है कि हाँ, जब उम्र ढल चुकी होगी, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा, तब शायद मुझे जेल से रिहा कर दें। डुफ्रेन उससे कहता है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी पैसिफिक ओशन के किनारे एक जीहू तनेजो नाम की जगह पे बिताना चाहता हूँ, क्योंकि उस जगह पे बहुत सुकून मिलता है। और साथ ही डुफ्रेन रेड से ये भी कहता है कि जब तुम कभी इस जेल से बाहर निकलना, तो तुम एक बक्सटन नाम की जगह पे जाना। वहाँ तुम्हें एक मैदान में बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ दिखाई देगा और पेड़ के किनारे एक दीवार लगी होगी, जिस दीवार को खोदने पर वहाँ तुम्हें कुछ सामान रखा हुआ दिखाई देगा, जिसे तुम अपने पास रख लेना। अब डुफ्रेन की बातों से रेड को लगता है कि वो अब शायद इस जेल से भागने की कोशिश करने वाला है, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हुए पकड़े गए तो इससे तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। मगर डुफ्रेन उसको कोई जवाब नहीं देता। अब जब रेड और उसके बाकी सभी दोस्त खाना खा रहे होते हैं, तब बातों ही बातों में रेड को पता चलता है कि उसके दोस्त से डुफ्रेन ने एक 6 फीट की रस्सी मांगी थी, जिससे रेड को लगने लगता है कि डुफ्रेन शायद अब खुद की जान लेना चाहता है। इसीलिए रात के समय जब सभी कैदियों को उनके रूम में भेज दिया जाता है, तब रेड काफी परेशान होता है। उसे डुफ्रेन की काफी चिंता होती है कि डुफ्रेन कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, और हमें डुफ्रेन के हाथों में उसी रस्सी को दिखाया जाता है जिसे डुफ्रेन ने अपने दोस्त से मंगवाया था। अब अगली सुबह जब सभी कैदियों को उनके रूम से बाहर निकाला जाता है, तो डुफ्रेन अपने रूम से बाहर नहीं आता। इसीलिए गार्ड जब उसका रूम चेक करते हैं, तो उसमें डुफ्रेन नहीं होता। जेल के अंदर मौजूद डुफ्रेन के सभी साथी, जेल के गार्ड और जेल के इंचार्ज को अभी भी यकीन नहीं होता है कि एंडी डुफ्रेन सच में इस जेल से भाग गया है। इसीलिए गार्ड्स उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं और सभी कैदियों से पूछना शुरू कर दिया जाता है कि डुफ्रेन आखिर कहाँ गया है, मगर इन्हें कहीं से भी डुफ्रेन का नामो निशान तक नहीं मिलता। इसीलिए वार्डन फिर से डुफ्रेन के रूम में जाता है और उसे वहां पर बहुत सारे पत्थर रखे हुए दिखाई देते हैं। जिन पत्थरों को डुफ्रेन तराशा करता था, वो इन पत्थरों को देखकर अपना आपा खो देता है और इन पत्थरों को उठाकर गुस्से से दीवार में फेंकने लगता है।
मगर तभी एक पत्थर जाकर दीवार पे लगे फोटो पे पड़ता है और तब उस फोटो में एक छेद हो जाता है। वार्डन जब फोटो हटाकर देखता है तो उसे दीवार में एक बहुत ही बड़ी सुरंग दिखाई देती है जिसे डुफ्रेन पिछले 20 सालों से खोद रहा था और ये सुरंग उसने उसी हथौड़ी से बनाई थी जिस हथौड़ी को उसने रेड से मंगवाया था। दरअसल इस जेल में आने के बाद डुफ्रेन ने देखा कि इस जेल की दीवार जिस सीमेंट से भी बनी है वो सीमेंट काफी सॉफ्ट है, इसीलिए उसने रेड से एक छोटी सी हथौड़ी मांगी जिससे उसके ऊपर कोई भी शक ना कर सके। और हथौड़ी मिलने के बाद उसने सुरंग बनाना शुरू कर दिया और उस सुरंग को छुपाने के लिए उसने दीवार पर अधनंगी लड़की की फोटो लगा दी ताकि कोई भी गार्ड उस फोटो की तरफ चेकिंग ना करे। और डुफ्रेन 20 सालों से उसी हथौड़ी से रात में सभी के सोने के बाद से सुरंग खोदता रहता था और सुरंग से निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को सुबह होने पर अपनी जेब में रखकर बाहर फेंक दिया करता था। और जब उसने 20 सालों के बाद सुरंग बना ली तब वो खराब मौसम के आने का इंतजार करता रहा और एक रात को मौसम खराब होने की वजह से बहुत जोर जोर से बिजली कड़क रही थी व बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तब उसी सुरंग से डुफ्रेन मल के टनल तक पहुंचा। साथ ही जिस रस्सी को उसने अपने दोस्त से मांगा था उस रस्सी से वार्डन के सभी पेपर्स को बांध दिया जिन पेपर्स में वार्डन की सभी काली करतूतों के बारे में जानकारी थी। उन पेपर्स को उसने अपने पैर में बांध लिया और जब वो सुरंग से होता हुआ मल के टनल तक पहुंचा तब उसने पत्थर से उस टनल को तोड़ दिया। बिजली कड़कने की आवाज के कारण किसी को इसकी जरा सी भी आवाज नहीं सुनाई दी और डुफ्रेन टनल को तोड़ने के बाद टनल से आधे माइल्स का सफर तय करके वो इस जेल से बाहर निकल गया। जिसके बाद डुफ्रेन अगली सुबह होते ही बैंक जाकर $3,70,000 को निकाल लेता है जिन पैसों को वार्डन ने रैंडल स्टीवन नाम के व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा कर रखा था। पैसे निकालने के बाद डुफ्रेन शॉशैंक जेल के इंचार्ज और हेडली की सभी काली करतूतों की जानकारी एक न्यूज एजेंसी को पोस्ट कर देता है जिसमें वार्डन ने जो टॉमी का मर्डर किया होता है उसकी भी जानकारी होती है। और जैसे ही इस चीज की खबर अखबार में फैलती है तो तुरंत वहां की पुलिस वार्डन और उसके गार्ड को पकड़ने जेल पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर पुलिस हेडली को गिरफ्तार कर लेती है मगर जैसे ही पुलिस वार्डन को पकड़ने वाली होती है तो पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले ही वार्डन खुद की जान ले लेता है। अब रेड को इस जेल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका दोस्त डुफ्रेन इस जेल से जा चुका है। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है और रेड को भी इस जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि अब उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। मगर जेल से बाहर की दुनिया में वो सही तरीके से रह नहीं पाता। उसे बाहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने 40 साल इसी जेल में जो बिताए हैं। तब रेड को अपने दोस्त की बताई हुई बात याद आती है जब डुफ्रेन ने रेड से कहा था कि जब तुम इस जेल से कभी बाहर निकलना तो बक्सटन जाना। इसीलिए रेड अपने दोस्त से किए गए वादे के अनुसार बक्सटन जाता है जहां उसे मैदान के बीच एक पेड़ लगा हुआ दिखाई देता है और उस पेड़ के पास ही एक दीवार होती है और उस दीवार के नीचे उसे एक बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है। रेड जब उस बॉक्स को खोलकर देखता है तब उसमें कुछ पैसे रखे होते हैं। साथ ही उसमें डुफ्रेन का नोट भी रखा हुआ दिखाई देता है जिसमें डुफ्रेन ने रेड को उसी शहर में आने के लिए कहा होता है जिस शहर के बारे में डुफ्रेन ने रेड को जेल के अंदर बताया था। और इसके बाद रेड सीधा शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचने पर जब रेड पैसिफिक ओशन के एक बीच पर पहुंचता है तो वहां उसे एक बोट पर काम करता हुआ डुफ्रेन दिखाई पड़ता है और वहां पहुंचकर दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।